Hello friends, I welcome you all to my YouTube channel CA राहुल अग्रवाल क्लासेस। फ्रेंड्स, हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ रहे थे। आज की क्लास में हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फिफ्थ पढ़ेंगे, जिसका नाम है नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड, प्रायर पीरियड आइटम्स एंड चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज। तो आइए विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फिफ्थ को। देखिए, एएस फिफ्थ के अकॉर्डिंगली कहा जाता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हम बनाते हैं, या फिर कंपनी के केस में हम उसको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोलते हैं। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में जो आइटम्स आ रही है, उसको नेचर के अकॉर्डिंगली हम 6 हेड्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। वो 6 हेड कौन से हैं? एक तो जो मेजर है, जो मेजर पोर्शन को कवर करता है, वो है प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटीज। भाई ज्यादातर एक्टिविटीज तो ऐसी ही होंगी, प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटीज। दूसरा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। नेक्स्ट, एक्सेप्शनल आइटम्स, प्रायर पीरियड आइटम्स, चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज, चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। देखिए, इस एएस का कहने का मतलब ये है कि हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में जो प्रॉफिट या लॉस लास्ट में निकल कर आ रहा है, उनमें इन चीजों का कितना इंपैक्ट पड़ रहा है। एक्सेप्शनल आइटम्स का, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का, कोई अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज आया उसका, प्रायर पीरियड आइटम का, तो वो इंपैक्ट दिखाई देना चाहिए कि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस 1 करोड़ रुपए है माना, लेकिन उस 1 करोड़ में ऑर्डिनरी एक्टिविटीज से इतना है, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम हुई थी उस साल, इस वजह से इतना इंपैक्ट पड़ा। वो प्रॉफिट में भी पड़ सकता है इंपैक्ट, मतलब वो फायदे में भी पड़ सकता है, नुकसान में भी पड़ सकता है। हो सकता है उस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम की वजह से हमारा प्रॉफिट बढ़ा हो इस साल या घटा हो। वो क्या होते हैं वो तो अभी हम इस वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं एम बता रहा हूं, ऑब्जेक्टिव क्या है इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, बस यही है कि हम उसका इंपैक्ट दिखाएं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, एक्सेप्शनल आइटम वगैरह का कितना इंपैक्ट पड़ा हमारे प्रॉफिट या लॉस पर। समझ में आ गई बात? तो आइए सबसे पहला पॉइंट पढ़ते हैं। नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड कंप्राइजेस प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटीज, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, एक्सेप्शनल आइटम्स, प्रायर पीरियड, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज। अब एक एक कर कर इन सबको डिटेल में पढ़ लेते हैं। सबसे पहला क्या है? चेंज प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटीज। देखिए, सब कुछ तो जो हम लोग रोजमर्रा में बिजनेस में कर रहे हैं एक्टिविटी, वो सारी ऑर्डिनरी एक्टिविटी ही है। ठीक है? तो हम जो भी रोज कर रहे हैं, हम गुड्स को बेचते हैं, गुड्स फिर अपने सप्लायर से खरीदते हैं, रेंट पे करते हैं, बहुत सारे खर्चे करते हैं अपने। तो ये जितनी भी एक्टिविटीज हम कर रहे हैं अपने बिजनेस को चलाने के लिए, ये सब ऑर्डिनरी एक्टिविटीज है। तो इससे जो भी प्रॉफिट और लॉस निकल कर आएगा, वो हमारे को एक तो दिखा देना है। देखिए, वैसे आप ऐसे भी कह सकते हो, ऑर्डिनरी एक्टिविटीज वो सारी हैं जो अभी हम आगे करेंगे ना, वो उसमें ना कवर होती हो। मतलब वो ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की डेफिनेशन में कवर होती हो, ना एक्सेप्शनल हो, ना प्रायर पीरियड वगैरह हो। तो वो जो बच गई, वो सब ऑर्डिनरी एक्टिविटीज से ही आएगी। समझ में आई बात? तो प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटीज का मतलब, ऑर्डिनरी एक्टिविटीज आर एनी एक्टिविटीज विच आर अंडरटेकन बाय एन एंटरप्राइज एज पार्ट ऑफ इट्स बिजनेस एंड सच रिलेटेड एक्टिविटीज इन विच, मतलब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो बिजनेस से रिलेटेड है ना। सच रिलेटेड एक्टिविटीज इन विच द एंटरप्राइज एंगेजेस इन फर्दरेंस ऑफ इंसिडेंटल टू और अराइजिंग फ्रॉम दीज एक्टिविटीज। ठीक है? डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो हमारे बिजनेस से रिलेटेड होनी चाहिए, तो वो इसमें आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, सेल ऑफ गुड्स, कमीशन रिसीव्ड एक्सेट्रा, ये सब हमारी ऑर्डिनरी एक्टिविटीज हैं। तो कोई भी जितनी भी हमारे को आइटम्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाई दे रही है, ऑर्डिनरी एक्टिविटीज वाली कहलाएगी प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटीज। नेक्स्ट हेड इसमें आता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स क्या होती है? देखिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स का मतलब है जो हमारे बिजनेस, जो हम रोजमर्रा में कर रहे हैं, उससे बिल्कुल हटकर हो, हमारे बिजनेस से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसका कोई रिलेशन ना हो, और ना ही ये रिकर होती हो बार बार। मतलब एक नॉन रिकरिंग आइटम है, ये तो बस इस बार हो गई, ये जनरली हमारे बिजनेस में नहीं होती, और इसका कोई बिजनेस से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लेना देना ना हो, वो कहलाती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। एग्जाम्पल, लॉस बाय अर्थक्वेक। अर्थक्वेक की वजह से लॉस हुआ, तो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम थी। ठीक है? उसका इंपैक्ट मैंने कहा ना, इस आपको स्टार्टिंग में ही एएस 5 का एम बता दिया क्या है। तो उसका इंपैक्ट हमारे को दिखाने की, भाई इस बार
हमारा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम मतलब लॉस बाय अर्थक्वेक की वजह से हमारे को 40 लाख रुपए का लॉस हुआ, तो उसको पी एंड एल अकाउंट में अलग से दिखाना है कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम की वजह, एक सेपरेट लाइन आइटम कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है। पहले ऑर्डिनरी एक्टिविटीज का प्रॉफिट निकाल लो, फिर अलग से इसका इंपैक्ट दिखाओ कि ये 40 लाख रुपए माइनस कर रहे हैं, ये इंपैक्ट पड़ा, वरना हमारा प्रॉफिट इतना नहीं रिड्यूस होता। ये तो एक एक्सेप्शनल आइटम थी जिस वजह से प्रॉफिट रिड्यूस हो गया। समझ में आई बात? वो कहलाती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। मीनिंग क्या है पढ़ लेते हैं एएस के हिसाब से। इनकम और एक्सपेंस, वो फायदा भी हो सकता है, वो नुकसान भी हो सकता है। अब कोई आपको इंश्योरेंस क्लेम मिल गया बड़ा अमाउंट का, यही अर्थक्वेक के लॉस की वजह से, भाई गवर्नमेंट ने डिसाइड करा कि सबको कंपनसेशन देंगे जो जो इम्पैक्ट कर गए अर्थक्वेक की वजह से, तो एक अमाउंट आएगा हमारे बिजनेस में, तो वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम है हमारी। इनकम और एक्सपेंसेस दैट अराइज फ्रॉम इवेंट्स और ट्रांजेक्शंस दैट आर क्लियरली डिस्टिंक्ट फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटीज, ऑर्डिनरी एक्टिविटीज से बिल्कुल अलग दिखाई दे, of the enterprise and therefore are not expected to recur frequently or regularly. These are disclosed in the statement of P&L as a separate line item. फॉर एग्जाम्पल अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, हमारी प्रॉपर्टी अटैच कर ली किसी अथॉरिटी ने, जैसे जीएसटी वालों ने, इनकम टैक्स वालों ने, तो ये प्रॉपर्टी अटैच कर ली, तो ये बहुत बड़ी बात है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है। कोई रोजमर्रा में तो हमारी प्रॉपर्टी अटैच होगी नहीं। लॉस बाय अर्थक्वेक एक्सेट्रा, ठीक है, ये सब कहलाएगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। आप एक क्वेश्चन देखिए, ये आरटीपी में 2018 का क्वेश्चन है। बेला लिमिटेड हैज अ वेकेंट लैंड, इससे आपको और एक अच्छे से समझ में आएगा। बेला लिमिटेड के पास एक वेकेंट लैंड था मेजरिंग 20,000 स्क्वायर मीटर विच इट हैड नो इंटेंशन टू यूज इन द फ्यूचर। ठीक है, एक जमीन पड़ी थी खाली और उसके पास कोई अभी ग्रोथ का प्लान नहीं था कि उस वहां पर कुछ करें। The company decided to sell the land to tide over its liquidity problem. कैश क्रंच था, पैसे की दिक्कत थी, तो उन्होंने सोचा इस लैंड को ही बेच देते हैं। And made a profit of ₹10 lakh by selling the said land. 10 लाख रुपए उनके आए उसको बेच के। Moreover, there was a fire in the factory. फैक्ट्री में आग लग गई and a part of the unused factory shed valued at ₹8 lakh was destroyed. और एक फैक्ट्री शेड जो था 8 लाख रुपए का, वो उसमें जल गया, खराब हो गया। The loss from fire was set off against the profit from sale of land and profit of ₹2 lakh was disclosed as net profit or net profit from sale of asset। मतलब 10 लाख रुपए का जो नुकसान हुआ और 8 लाख का जो फायदा हुआ, दोनों को नेट ऑफ करके 2 लाख का नुकसान दिखा दिया हमने कि ये प्रॉफिट हुआ असेट्स के बेचने की वजह से। You are required to examine the treatment and disclosure done by the company and advise the company in line with AS5. AS5 के अकॉर्डिंगली बताइए ये कंपनी ने ट्रीटमेंट ठीक किया या गलत किया। देखिए हमारा तो AS5 कहता ही ये है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स को अलग से दिखाना है, और ये दोनों ही एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है। ठीक है, इनका लैंड बिजनेस में कहीं भी यूज नहीं हो रहा था, ये बिजनेस लैंड नहीं थी, बिजनेस में यूज नहीं हो रहा था, अलग से रखा हुआ था। अब उनको बेचने का मन कर गया जिससे कि हमारा कैश क्रंच की प्रॉब्लम खत्म हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है। दूसरा, ये भी कोई आग रोज रोज नहीं लगती, आग लगी और उसकी वजह से 8 लाख रुपए का नुकसान हो गया, ये भी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है। दोनों एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, तो इसको तो सेपरेटली दिखाना था, नेट ऑफ कर कर P&L में थोड़ी ना लेकर जाना था, अलग से दिखाएंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, इसलिए इनका ट्रीटमेंट जो करा हुआ है ये बिल्कुल गलत है। बोथ आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम और उनको सेपरेटली अलग अलग दोनों को शो करेंगे, 10 लाख अलग, 8 लाख अलग। समझ में आई बात? तो आइए इसको पढ़ लेते हैं। आंसर क्या है? एज पर AS5, ठीक है, नाम बता रखा है इसका, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम शुड बी डिस्क्लोज इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस एज अ पार्ट ऑफ नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड। द नेचर एंड अमाउंट ऑफ ईच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम should be separately disclosed in the statement of P&L in a manner that its impact on current profit or loss can be perceived। समझ में आई बात? तो फिर आप ये आगे का पढ़ लेना कि हम लोगों को सेपरेटली दोनों चीजों को दिखाना है, 10 लाख के नुकसान को, मतलब 10 लाख के फायदे को, और 8 लाख के नुकसान को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम करके। थर्ड आता है इसमें एक्सेप्शनल आइटम्स। अब ये एक्सेप्शनल आइटम्स क्या होती है? देखिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और एक्सेप्शनल में फर्क है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में तो क्या कहा, दैट आर क्लियरली डिस्टिंक्ट फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटीज, ये लाइन आपको याद रखनी है। एक्सेप्शनल आइटम क्या है तो वो बिजनेस से रिलेटेड ही,
डायरेक्टली नहीं है बट इनडायरेक्टली बिजनेस से रिलेटेड ही है, लेकिन उसका नेचर कुछ इस तरीके से है, नेचर या अमाउंट वगैरह कुछ इतना बड़ा है कि हमें लगता है, मैनेजमेंट को लगा कि यार इसको अलग से दिखा देना चाहिए। ठीक है, मैनेजमेंट डिसाइड करते हैं कि इस बार ये इतना बड़ा इंपैक्ट डाल रहा है हमारे पी एंड एल पर कि इसको हम लोग शो कर देते हैं। जैसे हमारा कोई असेट है, अब असेट तो आपका हो गया, वो लैंड भी असेट था लेकिन वो यूज नहीं हो रहा था बिजनेस में। यहाँ पर अगर हमारा कोई पुराना असेट है जो यूज कर रहे हैं हम, अब हमने डिसाइड करा है कि हम इसको बेचेंगे। ठीक है, बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा, असेट बुक्स में से हटेगी और एक बहुत बड़ा अमाउंट हमारे पास रिसीव होगा। एक्सेप्शन, ठीक है, बिजनेस से रिलेटेड है लेकिन बहुत बड़ा इंपैक्ट डालेगा पी एंड एल पर, इसलिए इसको हम लोग शो करेंगे। तो ये हो गई एक्सेप्शनल आइटम। समझ में आई बात? मीनिंग पढ़ते हैं और समझ में आएगा फिर। व्हेन आइटम्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंस विद इन प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटीज, है ये ऑर्डिनरी एक्टिविटीज ही, are of such size, nature, incidents that their disclosure is relevant to explain the performance of the enterprise for the period. The nature and amount of such item should be disclosed separately. तो इसको भी हमें separately disclose करना चाहिए। ठीक है, लेकिन इसकी कोई ऐसे एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं एएस के अंदर ही, ये एएस के अंदर ही दे रखे हैं एग्जांपल्स, तो इनको डिस्कस करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें पहला है डिस्पोजल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। अब हमने इन्वेस्टमेंट्स जो हमने लॉन्ग टर्म के लिए रख रखी थी बट इस साल डिसाइड किया कि हम इसको बेचेंगे, हो सकता है कि हमारे को कहीं और अच्छी जगह पे मतलब कोई ब्रांच खोलने का मन हो, इस बार हमने ऐसा कुछ प्लानिंग करी हो, बहुत बड़ा इंपैक्ट डालेगा प्रॉफिट एंड लॉस पे, इसको दिखाना चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, रिटर्न डाउन ऑफ इन्वेंट्रीज टू एनआरवी, नेट रिलाइजेबल वैल्यू पे। वैसे ये तो एएस2 खुद ही कहता है कि इन्वेंट्रीज को एनआरवी और कॉस्ट विच एवर इज लेस पर दिखाना है, बट अगर हमें इन्वेंट्रीज को एनआरवी पे सच में लेके आना पड़ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट इस टाइम इतनी डाउन है कि हम कॉस्ट भी रिकवर नहीं कर पाएंगे। क्या ये बड़ी बात नहीं है? है तो ये नॉर्मल चीज ही कि एएस2 के अकॉर्डिंगली ही कर रहे हैं, तो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज नहीं हुई, लेकिन क्योंकि इससे ये दिखाई देता है कि हमारे अभी इन्वेंट्रीज की क्या कंडीशन चल रही है, तो एक्सेप्शनल आइटम है, अलग से शो करना चाहिए, इंपैक्ट पड़ेगा। डिस्पोजल ऑफ आइटम्स ऑफ पीपीई, मतलब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, कुछ ऐसे उनमें से कुछ बेचा, जो भी हम एग्जांपल ले रहे थे। लिटिगेशन, कोई केस चल रहा था उसकी सेटलमेंट हो गई, इंपैक्ट पड़ेगा। रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ एंटरप्राइज एंड रिवर्सल ऑफ एनी प्रोविजंस फॉर द कॉस्ट ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग, हमने अपनी बिजनेस की एक्टिविटीज को रीस्ट्रक्चर करा। रीस्ट्रक्चरिंग हम लोग जैसे कैपिटल स्ट्रक्चर की भी रीस्ट्रक्चरिंग करते हैं कि हम लोग अपना डेट का पोर्शन कम करना चाह रहे हैं, इक्विटी का पोर्शन बढ़ाना चाह रहे हैं, जिससे कि हमारी डेट इक्विटी रेशियो, हमारे जिनसे हमने लोन ले रखा था उन्होंने कहा नहीं आपकी डेट इक्विटी रेशियो बहुत ज्यादा बढ़ रही है, इसको कम करो, तो डेट पोर्शन कम कर रहे हैं, शेयर्स इशू कर रहे हैं, तो ये रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं एक्टिविटीज की। उसका क्या इंपैक्ट पड़ा? लेजिस्लेटिव चेंजेस हैविंग रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशंस, कोई लेजिस्लेटिव चेंज हुआ, मतलब लॉ चेंज हुआ जिसकी वजह से कोई रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन हुआ। रिट्रोस्पेक्टिव मतलब पीछे से चेंज हुआ, पिछले 2-3 सालों से। गवर्नमेंट ने जैसे एक एग्जांपल लेते कहा कि जो भी कंपनी ये केमिकल यूज कर रही थी अपनी फैक्ट्री में, उसको 5 लाख रुपए साल के हिसाब से, और ये पीछे 2 साल पहले से लागू होगा कि 5 लाख रुपए साल के हिसाब से ये एनवायरमेंटल फंड में डालने पड़ेंगे, जिससे कि हम मतलब एनवायरमेंट के लिए कुछ कर पाए, क्योंकि ये जो आप केमिकल यूज कर रहे हो ये नेचर को इंपैक्ट करता है। ये क्या है? लेजिस्लेटिव चेंज है जिसका रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन होगा। पीछे 3 साल का है, 2 साल का है, तो हमें 5 लाख रुपए हर साल के हिसाब से खर्चा आ गया नया। ठीक है, एक्सेप्शनल आइटम है। आई बात समझ में? तो ये सारे जितने भी एग्जांपल्स गिवन हैं ये हैं एक्सेप्शनल आइटम्स के। आप यहां पर देखिए टाटा स्टील की एनुअल रिपोर्ट, टाटा स्टील ने एक्सेप्शनल आइटम्स दिखा रखी, ये आपको दिखाई दे रही होगी ना एक्सेप्शनल आइटम्स, मैं थोड़ा और जूम कर देता हूँ। प्रॉफिट और लॉस ऑन प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, प्रोविजन फॉर इम्पेयरमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, एम्प्लॉय सेपरेशन कंपनसेशन, रीस्ट्रक्चरिंग, गेन ऑन नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स क्लासिफाइड एज फेयर वैल्यू, ये सब उन्होंने एक्स्ट्रा एक्सेप्शनल आइटम्स अलग से अपनी। देखो क्या है इसका मतलब, पहले प्रॉफिट निकाला नॉर्मल वाला, फिर इसके बाद इसका कितना इंपैक्ट पड़ रहा है ये दिखा दिया। ठीक है, तो यही तो एएस कहता है, बस एएस कुछ अलग थोड़ी ना बस कह रहा है, बस यही कह रहा है कि इनको अलग थोड़ा दिखा दो जिससे कि इस साल के प्रॉफिट या लॉस पर उसका कितना इंपैक्ट पड़ रहा है वो दिखाई दे।
सबको, यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आइटम आती है प्रायर पीरियड आइटम्स। प्रायर पीरियड आइटम क्या होती है? देखिए, नाम में ही पता चल रहा है कि वो किसी प्रायर पीरियड की है। तो इस साल कोई खर्चा या इनकम हमारे को दिखाई देती है, बट वो प्रीवियस ईयर से किसी प्रीवियस ईयर से, इमीडिएट प्रीवियस ईयर भी हो सकता है या उससे पहले का किसी ईयर से वो पर्टेन करती है। तो क्या हर ऐसे कोई इनकम या खर्चा जो हमें इस साल दिखाई दे, हम सबको प्रायर पीरियड मान लेंगे अगर वो पीछे के सालों से रिलेट करता है? ऐसा नहीं है। देखिए, AS5 क्या कहता है, प्रायर पीरियड आइटम वही कहलाएगी जो है तो प्रायर पीरियड की, लेकिन वो हम पीछे के पीरियड में नहीं लिख पाए थे किसी एरर या ओमिशन की वजह से। ठीक है, कोई और मजबूरी थी तो बात और है, लेकिन अगर हमारी गलती थी तब प्रायर पीरियड मानेंगे। अगर हमने पीछे के सालों में कोई गलती या ओमिशन करी, कुछ गलत हो गया या फिर हमारे से छूट गया और अब पकड़ में आया, तब तो वो प्रायर पीरियड है। लेकिन वो पहले था ही नहीं, ठीक है, अब आया है प्रायर पीरियड का, तब वो कैसे हम लोग उसको प्रायर पीरियड माने? जैसे अरियर्स ऑफ सैलरी, ये बहुत एक कॉमन सी चीज़ है। कई कंपनीज में चलता है कि हम सैलरी रिवाइज कर रहे हैं और पिछले 2 सालों से सैलरी को रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, आपको 2022 से 1 जनवरी से सैलरी इंक्रीमेंट होकर मिलेगी, ये डिसाइड किया 2024 में। तो अब जो नया एक्सपेंस आएगा सैलरी का 2022 वाला 23 वाला, तो उसको क्या प्रायर पीरियड मानेंगे? नहीं, ना तो ये कोई एरर था 22 और 23 में, ना कोई ओमिशन था, ये सिचुएशन थी ही नहीं ना, तो ये प्रायर पीरियड नहीं है। लेकिन अगर पीछे जैसे बहुत कॉमन सी चीज़ है, हो जाता है कि मार्च 2024 तक का कोई खर्चा है, मार्च का रेंट है, लेकिन उसका प्रोविजन नहीं बनाया, ठीक है, और अप्रैल में उसका बिल आया, ठीक है, आप लोग को मार्च में बुक करना चाहिए था क्योंकि रेंट का अमाउंट तो पता ही है, तो प्रोविजन बुक कर देते। ऐसे ही किया जाता है कंपनीज में, लेकिन नहीं किया, बाद में अप्रैल में बिल आ रहा है, तो ये एरर या ओमिशन का केस है, इसको हम प्रायर पीरियड आइटम मानेंगे। समझ में आई बात? तो मैं फिर से बता दूं, प्रायर पीरियड आइटम वो आइटम है जो एरर या ओमिशन, कैच यहां पर क्या है, एरर या ओमिशन की वजह से पीछे के सालों में हम लेना भूल गए थे, वो कहलाएगा प्रायर पीरियड आइटम। ठीक है, प्रायर पीरियड आइटम्स आर इनकम और एक्सपेंसेस which arise in the current period as a result of errors or omissions in the preparation of financial statements of one or more prior periods। पीछे के periods में रह गया था कोई error या omission की वजह से। They are disclosed as a separate line item in SPL with nature। क्या nature है, कौन सी prior period item है वो एक सेपरेटली डिस्क्लोज की जाती है। वो तो मैंने बताया आपको, AS5 का तो ऑब्जेक्टिव ही है कि ये जो हम आइटम्स पढ़ रहे हैं आएगी P&L में ही, आप लिखे रखो, बस अलग से दिखा दो, जिससे कि पता चले कि इस साल के प्रॉफिट और लॉस पर उस वाली आइटम का कितने रुपए का इंपैक्ट पड़ रहा है। बस सिंपल सी ये बात है। एग्जाम्पल देखते हैं। द कंपनी फाइंड्स दैट द इन्वेंट्री शीट्स ऑफ 31 मार्च 2021 डिड नॉट इंक्लूड 2 पेजेस कंटेनिंग डिटेल्स ऑफ इन्वेंट्री वर्थ ₹14.5 लाख। 2 पेजेस छूट गए, जो इन्वेंट्री की शीट थी उसमें आखिरी के 2 पेज छूट गए, तो इन्वेंट्री कम रिकॉर्ड हुई, सीधा सीधा एरर का केस है। स्टेट हाउ विल यू डील विद द फॉलोइंग मैटर्स इन द अकाउंट्स ऑफ ओमेगा लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। तो 31 मार्च 2022 की जब हम लोग बुक्स बना रहे होंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अब हमारे को ये डिस्क्लोज हुआ कि पिछले साल में 2 इन्वेंट्री की शीट छूट गई, जिससे कि इन्वेंट्री कम लिख पाए हम, क्लोजिंग स्टॉक कितने का, 14.5 लाख का। तो ये एक प्रायर पीरियड आइटम है, इसको हमारे को सेपरेटली डिस्क्लोज करना होगा। आइए आंसर देखते हैं। AS5 ऑन नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड, प्रायर पीरियड आइटम्स एंड चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज डिफाइंस प्रायर पीरियड आइटम्स एज इनकम और एक्सपेंस which arise in the current period as a result of error or omission in the preparation of financial statements of one or more prior periods। ठीक है, rectification of error in inventory valuation is a prior period item। Separate disclosure of this item as prior period item is required as per AS5। ठीक है, इसको हमारे को एक सेपरेट इसका डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। आइए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। देखिए, अकाउंटिंग करते वक्त हमारे को कुछ चीज़ों का एस्टिमेशन करना पड़ता है, हर चीज़ हमारे को एक्चुअल फिगर नहीं होती। जो बहुत कॉमन से एस्टिमेट होते हैं वो हैं, एक एस्टिमेट तो होते हैं प्रोविजंस के, एक हम प्रोविजन बनाते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ठीक है, तो एक परसेंटेज लगाया जाता है मैनेजमेंट के एक्सपीरियंस के बेसिस पर,
उनकी जजमेंट या बाकी और किसी एक्सपर्ट वगैरह से राय लेकर तो एक एस्टीमेट बनाया जाता है कि इतना हमारा डाउटफुल डेट्स का प्रोविजन बनना चाहिए। ये एक एस्टीमेट है। एक और एस्टीमेट होता है असेट्स की यूजफुल लाइफ का। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्टीमेट होता है। मैंने भाई असेट खुद तो बताएगी नहीं कि मैं इस तारीख को बंद होंगी तो आप अकॉर्डिंगली डेप्रिसिएशन लगा लो, वो तो बाद में ही पता चलेगा कि मशीन कितना चल पाई। लेकिन अभी स्टार्टिंग में जब मशीन लेकर आए तब हमारे को डेप्रिसिएशन लगाने के लिए, डेप्रिसिएशन का मेथड चूज करने के लिए एक लाइफ तो सर्टेन करनी पड़ेगी, कितनी लाइफ इसकी हो सकती है, तो वो भी एक एस्टीमेट होता है। तो ये सब एस्टीमेट्स हमारे को करने पड़ते हैं। अब इस एस्टीमेट में अगर कोई चेंज आता है, चेंज क्यों आ सकता है एस्टीमेट, बाद में हमारे को कोई ऐसी रिलायबल और इंफॉर्मेशन मिल गई उसकी वजह से, ठीक है, बाद में सिचुएशन बदल गई उसकी वजह से, तो इन वजहों से एस्टीमेट्स बदलने पड़ सकते हैं। तो कहा जाता है कि अगर कोई भी अकाउंटिंग एस्टीमेट आपका चेंज हुआ है, ठीक है, उसको भी हमारे को सेपरेटली डिस्क्लोज करना है P&L पे, ठीक है, उसका कितना इंपैक्ट पड़ रहा है। अब वो कब कब करना है, तो वो कहा जाता है कि अगर केवल इस साल उसका इंपैक्ट पड़ा एस्टीमेट चेंज करने का तो केवल इस साल की बुक्स में दिखाना है। अगर आगे भी लगता है चेंज होगा, इसका इंपैक्ट पड़ेगा चेंज का, तो फिर वो उस आगे की बुक्स में भी इसको दिखाना पड़ेगा। क्या एग्जाम्पल हुआ, जैसे हमने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, एक डेटर के अगेंस्ट, एक हमारा पर्टिकुलर डेटर था, उसको उससे 50 लाख रुपए मिलने वाले थे, लेकिन हमें उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन मिली कि वो पूरी पैसे नहीं दे पाएगा, हमें ऐसा लगता है उसकी पोजीशन टाइट चल रही है, तो हमने 5% का प्रोविजन बनाया। लेकिन एक्चुअल में जो उसके बैड डेट हुए वो उससे ज़्यादा हुए, एक्चुअल बैड डेट ज़्यादा हुए, तो ये सीधा सीधा अकाउंटिंग एस्टीमेट हमारा गलत हो गया, ठीक है। अब इसका इंपैक्ट तो केवल इस साल ही पड़ेगा क्योंकि एक्चुअल बैड डेट अलग हुए, अकाउंटिंग एस्टीमेट उसका अलग था, ये हो गया। अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट का। एक अकाउंटिंग एस्टीमेट होता है यूजफुल लाइफ ऑफ असेट का। अगर हमें बाद में लगा कि नहीं, इसकी यूजफुल लाइफ हमने कुछ ज़्यादा ही ले ली थी, इसकी यूजफुल लाइफ उतनी नहीं है, मशीन को 2-4 साल चलाने के बाद पता चला कि हमें इसकी यूजफुल लाइफ को रिड्यूस करना पड़ेगा, तो रिड्यूस करना पड़ा। इससे डेप्रिसिएशन पर इम्पैक्ट इस साल नहीं, आगे भी फर्क पड़ेगा, डेप्रिसिएशन पूरा चेंज होगा आगे के ईयर्स में भी। तो ये ऐसा एस्टीमेट में चेंज है जो आगे के ईयर्स को भी इम्पैक्ट करेगा। तो हर ईयर में हमारे को दिखाना पड़ेगा कि इतने का हमारा चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट की वजह से फर्क पड़ा है। कहाँ दिखाना पड़ेगा, जहां आप एक्चुअल चीज दिखा रहे हो, जहां पर जैसे डेप्रिसिएशन दिखाया वहीं पर ही, जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट में कोई चेंज आया तो वहीं पर ही दिखाना पड़ेगा कि इतना चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट की वजह से इम्पैक्ट है, ठीक है। तो वही चीज दे रखी है, आइए एक बार डिस्कस करते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। Accounting estimate may be revised if changes occur in circumstances based on which the estimate was made or as a result of new information, more experience or subsequent developments. बाद में कुछ ऐसी situation develop हुई। For example, change in the estimate useful life of asset. Asset की useful life में change आना। The effect of change in an accounting estimate is included in determination of net profit or loss in पीरियड ऑफ चेंज इफ द चेंज अफेक्ट्स दैट पीरियड ओनली, केवल उस साल में, अदरवाइज चेंज ऑफ पीरियड ऑफ चेंज एंड फ्यूचर पीरियड्स इफ चेंज अफेक्ट्स बोथ। मैंने आपको दोनों एग्जांपल लेकर बता दिए। दिस इफेक्ट इज इंक्लूडेड इन सेम कंपोनेंट ऑफ नेट प्रॉफिट और लॉस इन विच द ओरिजिनल एस्टिमेट वाज रिकॉर्डेड। जिस नेचर से पर्टेन करता है वहीं पर जाकर दिखाना है। चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट हैविंग मटीरियल इफेक्ट इन करंट और सब्सिक्वेंट पीरियड्स, नेचर एंड अमाउंट टू बी डिस्क्लोज्ड। एक डिस्क्लोजर भी देना है, इफेक्ट तो आप दिखाई दोगे P&L में, एक डिस्क्लोजर भी दे दो अगर बहुत मटीरियल इफेक्ट लगता है इसका। तो इफ अनेबल टू क्वांटिफाई, और एस्टिमेट की वजह से बट कोई इंपैक्ट नहीं बता पा रहे हम कि मटीरियल वो फाइनेंशियल इफेक्ट कितना पड़ रहा है, तो फैक्ट वो डिस्क्लोज करना है हमारे को, ठीक है। एक एग्जाम्पल देखिए आप, एग्जाम्पल नंबर 5। इन द करंट ईयर ए लिमिटेड चेंज द डेप्रिसिएशन मेथड फ्रॉम SLM टू WDV। अब SLM से WDV का जब मेथड चेंज होता है, इसका सीधा सीधा मतलब है कि यूजफुल लाइफ चेंज हुई है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन लगाएंगे तो कुछ पर्टिकुलर ईयर में यूजफुल लाइफ वो पूरा एग्जॉस्ट कर देगा, और WDV लगाएंगे तो नंबर ऑफ ईयर्स जितना डेप्रिसिएशन चलेगा वो अलग होगा। तो इसका मतलब यूजफुल लाइफ चेंज हुई है सेट की। तो व्हेन ए लिमिटेड recomputed depreciation retrospectively as per the new method, deficiency arose in depreciation in respect of past years,
Therefore, it reduced the carrying amount of the asset by the amount of deficiency, and such change in carrying amount has been debited to the statement of profit and loss and as an extraordinary item. अब extraordinary item क्या होती थी? Extraordinary मतलब जो distinct हो from ordinary activities. क्या ये बिल्कुल ऑर्डिनरी एक्टिविटी से डिस्टिंक्ट है, जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं रिलेटेड नहीं है? ये तो हम असेट यूज कर रहे हैं अपनी बिजनेस में, ये कैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो सकती है? ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। हाँ, ये चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट जरूर है, ठीक है? तो ये गलत है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस करके नहीं दिखाएंगे, इसको चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट करके दिखाएंगे। सो वेदर द चेंज इन कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट ड्यू टू चेंज इन डेप्रिसिएशन मेथड शुड बी ट्रीटेड एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, तो आंसर इज नो। समझ में आ गई बात आप लोगों को? नेक्स्ट इसमें आता है चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज। अब देखिए अकाउंटिंग पॉलिसी क्या होता है, उसमें चेंज होता है तो कैसे ट्रीटमेंट करते हैं, ये सब हम AS1 में बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। आप वो वाली वीडियो जाकर देख लेना, इस क्लास का हम टाइम वेस्ट नहीं करते उसमें, ठीक है? एक दो चीजें मुझे बतानी है अकाउंटिंग पॉलिसी से रिलेटेड, वो डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है फॉलोइंग आर नॉट चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। इनको अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज नहीं माना जाएगा। क्या क्या? एडॉप्शन ऑफ एन अकाउंटिंग पॉलिसी फॉर ट्रांजेक्शंस दैट डिफर इन सब्सटेंस फ्रॉम प्रीवियसली अकरिंग ट्रांजेक्शंस। देखिए जब हमने तरीका ही चेंज कर दिया किसी को पेमेंट करने का, ठीक है, हमने अपने सिस्टम्स बदले, अकाउंटिंग का मेथड नहीं बदला, हमने सिस्टम बदला, इस वजह से अकाउंटिंग ऑब्वियसली डिफर करेगी, तो वो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं कहलाएगा। जैसे यहां पर एक एग्जांपल लिखा है कि हम इंट्रोडक्शन करते फॉर्मल रिटायरमेंट ग्रेचुटी स्कीम का। पहले कोई फॉर्मल रिटायरमेंट ग्रेचुटी स्कीम नहीं थी, उससे पहले एक एडॉक एक्सक्रेशिया पेमेंट थी, मतलब एक कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं थी कंपनी की, वो बस एक रिटायरमेंट का उन्होंने बना रखा था कि वो पेमेंट करते थे, लेकिन कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं थी। अब एक पूरा सिस्टम बना लिया उन्होंने कि ऐसे ऐसे उसको कैलकुलेट करेंगे, इतने ईयर की सर्विस देखेंगे, ऐसे करके उनको पेमेंट करेंगे हम लोग। तो उन्होंने सिस्टम ही बदल लिया, रिटायरमेंट में कितनी पेमेंट करेंगे, तो ऑब्वियसली अकाउंटिंग का ट्रीटमेंट डिफर करेगा। ये कोई चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है, उनका तरीका बदला है चीजों को करने का, इस वजह से अकाउंटिंग भी चेंज करनी पड़ी, ठीक है? दूसरा कहता है एडॉप्शन ऑफ न्यू अकाउंटिंग पॉलिसी फॉर ट्रांजेक्शंस व्हिच डिड नॉट अकर प्रीवियसली और वर इमटेरियल। पहले कोई ट्रांजेक्शन अगर होती ही नहीं थी, अब नई चीज आई है, जैसे इसी ऊपर वाले एग्जांपल में ही कोई रिटायरमेंट बेनिफिट ऐसे नहीं दिया जाता था, लेकिन अब देने लगे हैं, तो ये पहले नहीं होता था, अब होने लगा है। या फिर वही बात, सैलरी अब अरियर दे रहे हैं हम सैलरी का, ठीक है, तो ये कोई चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है, पहले था ही नहीं ना ये तो अब देने लगे हम लोग। तो कोई नई चीज इंट्रोड्यूस हो रही है तो वो भी कोई चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं कहलाएगा, ठीक है? दूसरी चीज एक और क्या इंपॉर्टेंट है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है जब ये दुविधा हो कि वो चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट है या चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है, समझ में ना आ रहा हो मैनेजमेंट को, तो उसको चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट माना जाएगा, ठीक है? उसकी तरह ट्रीट होगा। आइए अब एक दो क्वेश्चन करके देखते हैं। इलस्ट्रेशन 2 देखिए आप, ड्यूरिंग द ईयर 2021-22 a medium size manufacturing company wrote down its inventory to net realizable value by 5 लाख। अपनी इन्वेंट्रीज को उन्होंने NRV पर लेकर आए, ठीक है, AS2 के अकॉर्डिंगली। इज अ सेपरेट डिस्क्लोजर नेसेसरी? क्या इसका सेपरेट डिस्क्लोजर देना जरूरी है? आपको याद आ रहा है हमने एग्जाम्पल पढ़े थे एक्सेप्शनल आइटम्स में, उसमें था कि राइट डाउन ऑफ इन्वेंट्रीज टू नेट रिलाइजेबल वैल्यू, तो एक एक्सेप्शनल आइटम है, तो वैसे तो ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो नहीं है हम कहेंगे, लेकिन क्योंकि इसका नेचर थोड़ा सा ऐसा है और अमाउंट सिग्निफिकेंट है, इस वजह से हमारे को एक्सेप्शनल आइटम होने की वजह से इसको सेपरेट डिस्क्लोजर दे देना चाहिए, ठीक है? इट विल बी ट्रीटेड एज एन एक्सेप्शनल आइटम। है तो ये ऑर्डिनरी एक्टिविटी ही, बट ये एक्सेप्शनल आइटम में आएगा। सेकेंड पॉइंट, अ कंपनी साइंड एन एग्रीमेंट विद द एम्प्लॉय यूनियन ऑन 1 सितंबर 2022 फॉर रिविजन ऑफ वेजेस विद रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। वेजेस रिवाइज कर रहे हैं, दिस वुड कॉज द कंपनी एन एडिशनल लाइबिलिटी ऑफ 5 लाख पर एनम। इज अ डिस्क्लोजर नेसेसरी फॉर अमाउंट पेड? अब ये क्या चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है? बिल्कुल नहीं है, कोई अकाउंटिंग पॉलिसी में ये चेंज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये चीज पहले थी नहीं, अब नई इंट्रोड्यूस करी है। बट हाँ वही बात है, एक नई लाइबिलिटी जुड़ रही है 5 लाख की, तो एक्सेप्शनल आइटम हो सकती है। सैलरी वेजेस तो वैसे भी पे ही करते हैं, तो है तो ये ऑर्डिनरी एक्टिविटीज, बट रिवीजन हो रही है उसकी वजह से इंपैक्ट पड़ेगा बुक्स पर। एक्सेप्शनल आइटम मानते हुए इसका एक सेपरेट डिस्क्लोजर दिया जा सकता है मैनेजमेंट के द्वारा, ठीक है? नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, इलस्ट्रेशन 4, एक्सप्लेन वेदर द फॉलोइंग विल कंस्टिट्यूट अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी और नॉट।
इंट्रोडक्शन ऑफ अ फॉर्मल रिटायरमेंट ग्रेचुटी स्कीम बाय एन एम्प्लॉयर इन प्लेस ऑफ एडहॉक एक्सग्रेशिया, अभी बताया, इट इज नॉट अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, ऊपर डिस्कस किया था। मैनेजमेंट डिसाइडेड टू पे पेंशन टू दोज एम्प्लॉयज हु हैव रिटायर्ड आफ्टर कंप्लीटिंग 5 years ऑफ सर्विस इन द ऑर्गेनाइजेशन। सच एम्प्लॉयज विल गेट पेंशन ऑफ 20,000 रुपये पर मंथ। उनको अब पेंशन मिला करेगी, पहले नहीं मिलती थी। अर्लियर देर वॉज नो सच स्कीम। क्या ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है? बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ये तो सिस्टम नया बनाया उन्होंने। ठीक है, अब एक क्वेश्चन करते हैं हम, जनवरी 2021 में अपने इंटर के एग्जाम में आया हुआ है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आइटम्स आर एन एग्जाम्पल ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, प्रायर पीरियड आइटम या ऑर्डिनरी एक्टिविटी। आप कहोगे एक नहीं है इसमें एक्सेप्शनल आइटम, तो एक्सेप्शनल तो ऑर्डिनरी में ही आ गया ना, बस उसको तो एक अलग से दिखा रहे हैं, है तो ऑर्डिनरी। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट, एक्चुअल बेड डेट्स टर्निंग आउट टू बी मोर देन प्रोविजन। जितना प्रोविजन बनाया था उससे ज्यादा हो गए एक्चुअल बेड डेट्स जो हुए। किस चीज का एग्जांपल है ये? चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स का। ठीक है, ये अकाउंटिंग एस्टिमेट्स बदल गए, आपने जो एस्टिमेट बनाया था उसके अकॉर्डिंगली बेड डेट नहीं हुए। ठीक है, चेंज फ्रॉम कॉस्ट मॉडल टू रिवैल्यूएशन मॉडल फॉर मेजरमेंट ऑफ कैरिंग अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। पहले हम हिस्टोरिकल कॉस्ट दिखाते थे, अब हमने वैल्यू पर असेट्स को दिखाना शुरू करा है। क्या है ये? हमने अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी बदली है, ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी कहलाएगा। गवर्नमेंट ग्रांट रिसीवेबल एज कंपनसेशन फॉर एक्सपेंसेस इंकर्ड इन द प्रीवियस अकाउंटिंग पीरियड। गवर्नमेंट ने कहा जो आपने कोई पीछे खर्चा किया था हम उसके लिए ग्रांट देंगे, एक नई घोषणा करी। ये तो बहुत अलग सी चीज है, ऐसी कभी होती नहीं थी, तो ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम हो गई। ये क्या हो गई? एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ऐसा हो सकता है कि गवर्नमेंट कह दे, हाँ कर सकती है ना गवर्नमेंट। जैसे आपने अगर आपका कुछ ऐसा बिजनेस है जिसमें आप किसानों से कुछ सामान लेते हो, ठीक है, तो गवर्नमेंट ने कहा, और गवर्नमेंट ने बीच में एक रूल निकाला था कि आपको इतना प्राइस देना ही पड़ेगा, एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस वगैरह जैसा होता ना, तो आप गवर्नमेंट ने कहा नहीं, कम से कम इतना प्राइस। अब लोगों ने बहुत नाराजगी हुई व्यापारियों में कि हमें इतना ज्यादा खर्चा करना पड़ रहा है, तो गवर्नमेंट ने उनको थोड़ा सा कूल डाउन करने के लिए कहा ठीक है हम देंगे आपको ग्रांट, लेकिन आप किसानों को तो बेचारों को पैसा दो। ठीक है, ये क्या है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ट्रीटिंग ऑपरेटिंग लीज एज फाइनेंशियल लीज, ये तो गलती है। ऑपरेटिंग लीज को फाइनेंशियल लीज माना, ये तो प्रायर पीरियड आइटम है, बाद में पता चला अगर तो, है ना। कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट ऑन वर्किंग कैपिटल, हम ये AS 16 में पढ़ेंगे। वर्किंग कैपिटल की बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज नहीं किया जाता, प्रायर पीरियड आइटम है, गलती दिख रही है ये। ठीक है, लेजिस्लेटिव चेंजेस हैविंग लॉन्ग टर्म रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन, आपने किस में पढ़ा था? ये एक्सेप्शनल आइटम्स का एग्जाम्पल था, मतलब ऑर्डिनरी एक्टिविटी है ये। ब्रैकेट में आप एक्सेप्शन लिख सकते हो, बट उसका दिया ही नहीं ना, तो क्यों बोले। चेंज इन द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन फ्रॉम स्ट्रेट लाइन टू WDV, इसका मतलब यूजफुल लाइफ में चेंज आ रहा है। चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। ठीक है, गवर्नमेंट ग्रांट बिकमिंग रिफंडेबल, गवर्नमेंट ग्रांट थी उसको रिफंड करना पड़ेगा आपको, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है, ये तो कभी सोचा भी नहीं था ऐसा होगा। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट ने कहा कि आपको जो आपको ग्रांट मिली थी वो आपको वापस करनी पड़ेगी। ठीक है, ऐसा किसने सोचा होगा? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम हो गई। तो अप्लाइंग 10% डेप्रिसिएशन इंस्टेड ऑफ 15%, ये भी गलती पकड़ में आई बाद में, तो प्रायर पीरियड है ये। चेंज इन यूजफुल लाइफ ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, अकाउंटिंग एस्टीमेट है, आई बात समझ में? चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट में आ जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू सो मच।